हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज की क्लास में हम आपके सामने आर के महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट यानी अरिहंत पब्लिकेशन के आपके सामने स्टार्ट करने वाले हैं। आज यह इसका पहला प्रैक्टिस सेट रहेगा अरिहंत का। इससे पहले हम आपके सामने जो देख चुके हैं यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स के देखे थे और वो सभी प्लेलिस्ट में मौजूद हैं आपके सामने। इसी तरह से आगे भी मैं और पब्लिकेशन के लाता रहूँगा। जब तक एग्जाम होगा काफ़ी प्रैक्टिस सेट करा दूंगा। तो अब देर ना करते हुए मैं अब इसमें स्टार्ट करता हूँ इस प्रैक्टिस सेट को पहले क्वेश्चन के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है ये, इसे मेरे साथ एंड तक देखना। अब मैं स्टार्ट करता हूँ पहले क्वेश्चन से और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है तो। देखो, पहला क्वेश्चन है, इसमें इंपॉर्टेंट है आपके सामने कि प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। किस तरह से प्रशीतन जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनके रक्षण में किस तरह से मदद करता है, ये पूछा है इसमें। ऑप्शन पहला है इसमें जीवाणुओं को मार करके। ऑप्शन बी है इसमें जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके। सी है इसमें एंजाइम क्रिया नष्ट करके। और डी है इसमें खाद्य पदार्थ को बर्फ की परत से ढक करके। तो बताओ किस तरह से प्रशीतन के द्वारा जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनका रक्षण किया जाता है, यानी अधिक समय तक उन्हें शुद्ध रूप में रखा जा सकता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी प्रशीतन के द्वारा जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम कर दिया जाता है, जिससे खाद्य पदार्थ अधिक समय तक स्वच्छ बने रहते हैं। आगे देखो, सेकंड क्वेश्चन है इसमें। अब इसमें कौन सा युग्म सुमेलित है ये छांटना है। देखो, पहला ऑप्शन है इसमें सिल्वर आयोडाइड, हॉर्न सिल्वर से संबंधित है। सिल्वर क्लोराइड कृत्रिम वर्षा से संबंधित है। जिंक फास्फाइड चूहे के विष में होती है या चूहे के विष से संबंधित है। जिंक सल्फाइड फिलास्पर ऊन से संबंधित है। तो देखो कौन सा युग्म इसमें यानी सुमेलित है। तो देखो, इसका ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी का जो मिलान है ये सही है आपके सामने कि जिंक फास्फाइड जो है चूहे के विष से संबंधित है। बाकी सभी इसमें जो मिलान है वो गलत हैं। देखो, सिल्वर आयोडाइड जो होती है कृत्रिम ऊर्जा से संबंधित होती है, यानी सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा कराने में। तो देखो, इस तरह से इसका ये मिलान गलत है। तो और ये सिल्वर क्लोराइड ये हान सिल्वर से संबंधित है, तो ये समझ लो ये ऊपर नीचे कर दिया है। और जिंक सल्फाइड के बारे में बता दूं कि ये फिलास्पर ऊन से, यानी जिंक सल्फाइड जो है फिलास्पर ऊन से संबंधित नहीं है। आपको पता होगा कि जिंक सल्फाइड का जो उपयोग होता है श्वेत पिगमेंट के रूप में होता है, श्वेत पिगमेंट के रूप में। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन सी है ये सही जवाब है इसका, ऑप्शन सी जिंक फास्फाइड चूहे के विष से संबंधित है। आगे देखो, अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। अभ्रक का उपयोग निम्न में से किस में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। लोहा और इस्पात में, खिलौने में, गिलास और कुम्हारी में, या विद्युत में। तो इसका सही जवाब है जो ये अभ्रक है इसका प्रयोग होता है विद्युत में। किस में? विद्युत में प्रयोग होता है इसका। कच्चे माल के रूप में अभ्रक का विद्युत में प्रयोग होता है। और इसके बारे में बता दूं, जो ये अभ्रक कच्चे माल के रूप में जो प्रयोग होता है ना, इंसुलेटर के निर्माण में प्रयोग होता है इसका। और आपको पता होगा कि अभ्रक की जो परावैद्युतिक शक्ति तथा रासायनिक स्थिरता जो होती है ना वो अधिक होती है, यानी अभ्रक की परावैद्युतिक शक्ति और रासायनिक स्थिरता काफ़ी अधिक होती है। इसी वजह से इसका प्रयोग होता है विद्युत में। आगे देखो, अब चौथा क्वेश्चन है कि दिया गया है रुधिर कोशिकाएं, और सेकंड दिया हुआ है अस्थि कोशिकाएं, थर्ड है बाल रज्जु, और फोर्थ है इसमें लार यानी सलाइवा। तो इसमें अब पूछा है कि अपराध की जांच में डीएनए परीक्षण हेतु जो नमूने लिए जाते हैं वे हो सकते हैं, किस तरह के हो सकते हैं या किससे संबंधित हो सकते हैं जो नमूने लिए जाते हैं। रुधिर कोशिकाएं, अस्थि कोशिकाएं, बाल रज्जु, या लाल सलाइवा, यानी अपराध के बाद जो डीएनए परीक्षण यानी डीएनए जो जांच की जाती है उसके लिए नमूने जो लिए जाते हैं वे हो सकते हैं। किस तरह के नमूने हो सकते हैं? याद रखना, इस डीएनए जो परीक्षण यानी डीएनए जो जांच होती है इसमें रुधिर कोशिकाओं के भी नमूने लिए जा सकते हैं, अस्थि कोशिकाओं से भी, और बाल रज्जु से भी, और लार यानी सलाइवा से भी। तो उपर्युक्त सही इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है अब आपके सामने कि मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से सूजन आ जाने से होने वाला रोग कौन सा है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु में
चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है? ल्यूकीमिया, पैरालिसिस, स्क्लेरोसिस या मेनिंजाइटिस? तो इसके बारे में बता दूं आपको कि इसका सही जवाब है मेनिंजाइटिस। जो मेनिंजाइटिस रोग होता है मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से हो जाता है। आगे देखो, निम्नलिखित कथनों में कौन कौन से सही हैं और सही उत्तर का आपको चयन करना है। देखो आपके सामने ये स्टेटमेंट पहला इसमें कि मानव शरीर में ऊर्विका यानी फीमर सबसे लंबी अस्थि है। दूसरा इसमें हैजा रोग जीवाणु के द्वारा होता है। एथलीट फुट रोग विषाणु के द्वारा होता है। तो बताना है आपको इसमें से कौन कौन से सही हैं, 1 2 1 3 2 3 या यस ये सभी। देखो तो चलो ऐसे करते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी जो हड्डी है या अस्थि है सबसे बड़ी पढ़ा होगा आपने, वो फीमर है जो जांघ में पाई जाती है। दूसरा इसमें हैजा रोग जीवाणु की वजह से होता है, ये भी ठीक है। जैसे जीवाणु के और भी रोग हैं आपको बता देता हूँ कि जैसे फ्लैग, डिप्थीरिया, तपेदिक, काली खांसी, टिटेनस, टाइफाइड, कुष्ठ रोग, निमोनिया, हैजा, ये सभी जीवाणु से होते हैं। और ये जो आपके सामने तीसरा दिया हुआ है एथलीट फुट रोग, ये विषाणु के वजह से होता है। तो इसमें ये तीसरा गलत है क्योंकि जो ये होता है कवक की वजह से होता है। आपको बता दूं कि एथलीट फुट जो रोग है एक पैरासिटिक फंगस है उसके द्वारा होता है और ये त्वचा का संक्रामक रोग है। किसका? त्वचा का, जो एथलीट फुट है। और इसमें कभी कभी देखा होगा आपने कि रोगी की इसमें मृत्यु तो नहीं होती है, ये त्वचा के फटने से होता है या फिर कटने से, या और ऐसे कह सकते हो कि मोटे होने से भी होता है। याद रखना ये एथलीट फुट किससे होता है? कवक की वजह से हो जाता है। अब तो इस वजह से इसका ऑप्शन ए ठीक है, 1 और 2। आगे देखो, निम्न में से कौन सा एक ऐसा पदार्थ है जो समुद्र में बहुतायत से प्राप्त होता है और एक विशिष्ट कमी वाली व्याधि में दिया जाता है? निम्न में से कौन सा एक ऐसा पदार्थ है जो समुद्र में बहुतायत से प्राप्त होता है और एक विशिष्ट कमी वाली व्याधि में दिया जाता है? क्या लोहा है, विटामिन ए है, या फ्लोरीन है, या आयोडीन है? तो देखो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, आयोडीन। आयोडीन जो है ये समुद्र में बहुतायत यानी अधिकतम मात्रा में प्राप्त होता है और एक विशिष्ट कमी वाली व्याधि में दिया जाता है क्योंकि आयोडीन नमक से संबंधित है और नमक का जो उत्पादन होता है समुद्र के जल से ही होता है। आपने पढ़ा होगा आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है जिसमें थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है और यह समुद्री जल में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, याद रखना। आगे देखो, अब उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल होता है लोग पीड़ित होते हैं। तो ये समझ सकते हो आप कि पॉलिश किए हुए चावल में किस विटामिन की कमी हो जाती है। अगर आप ज़्यादा पॉलिश किया हुआ चावल खाओगे तो आप में किस विटामिन की कमी हो जाएगी और उससे रोग कौन सा हो जाएगा? चर्मग्राह यानी पेलाग्रा से, बेरीबेरी से, स्कर्वी से, या ओस्टोमेलेसिया से? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बेरीबेरी रोग हो जाएगा आपको। और इसमें पॉलिश किए हुए चावल में विटामिन B1 की कमी हो जाती है। विटामिन B1 की, किसकी? विटामिन B1 की। और इसे थायमिन नाम से भी जानते हैं। विटामिन का रासायनिक नाम है थायमिन। रेटिनॉल है किसका? विटामिन ए का। इसके अलावा विटामिन सी का है एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन डी का है कैल्सीफेरॉल। इन्हें याद कर लेना, विटामिन के जितने नाम है रासायनिक। और ई का है टोकोफेरॉल और के का है नेप्टोक्यूनोन। ठीक है, तो ये 6-7 विटामिन है, इनके सभी के रासायनिक नाम और इनसे संबंधित रोगों को भी याद कर लेना। आगे देखो, प्रक्षेपास्त्र अस्त्र है क्या है? प्रक्षेपास्त्र जो अस्त्र है, अस्त्र और शस्त्र में मतलब अंतर बता दूं आपको कि अस्त्र जो होता है, अस्त्र तो फेंक करके चलाया जाता है और शस्त्र हाथ में लेकर के चलाया जाता है। ठीक है, तो प्रक्षेपास्त्र अस्त्र जो है स्थल से स्थल प्रक्षेपास्त्र है क्या? एक स्थल से हवा प्रक्षेपास्त्र है, एक हवा से हवा प्रक्षेपास्त्र है, या जल से स्थल प्रक्षेपास्त्र है? तो अस्त्र जो है इसके बारे में बताऊं आपको कि ये एक हवा से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। किसमें? हवा से हवा में मार करने वाला। और ये बता दूं अस्त्र एक बैलिस्टिक मिसाइल है और इसका निर्माण किया गया है DRDO के द्वारा यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा। देखो आपने क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में पढ़ा होगा
क्रूज मिसाइल जो होती है पृथ्वी के यानी नीचाई से पृथ्वी तल के तकरीबन समांतर यानी नीचे कह सकते हो कि अधिक नीचे ऊंचाई पर ना होकर के पृथ्वी के समांतर चलती है। और ये बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है पहले ऊंचाई पर जाती है तब ये टारगेट को हिट करती है। तो कह सकते हो कि बैलिस्टिक मिसाइल को ट्रैक किया जा सकता है, लेकिन ये क्रूज मिसाइल जो है इन्हें रडार से भी पकड़ने में दिक्कत होती है, यानी रडार की पहुंच में भी नहीं आती हैं। जैसे क्रूज मिसाइल है आपकी वो क्या बोलते हैं ब्रह्मोस है भारत की जो रूस और भारत ने संयुक्त रूप से बनाई है। ठीक है, आगे देखो अब निम्नलिखित में कौन एक भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? क्या इन्फोसिस है, टीसीएस है, विप्रो है या एचसीएल टेक है? एचसीएल टेक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, टीसीएस जो है भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। कौन सी? टीसीएस। देखो इसमें आपको बताऊं कि फोर्ब्स की अभी 2010 में एक सूची जारी की गई थी, तो उसके अनुसार भारत की सबसे बड़ी कंपनी सॉफ्टवेयर कंपनी टीसीएस को बनाया गया और इसमें विश्व में रैंकिंग इसकी 741वीं है। और इसके अलावा ये इन्फोसिस है, इसकी रैंकिंग रखी गई थी 807 और विप्रो की रखी गई 826 और ये एचसीएल टेक जो है इसकी 1746। तो समझ सकते हो इसकी 741 है टीसीएस की, तो ये भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। आगे देखो राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था, अजातशत्रु, चंडप्रद्योत, प्रसेनजीत या उदयन, किसके द्वारा अपने पिता की मृत्यु करी गई? और उस वंश को पितृहत्या वंश भी कहा जाता है, उसी वंश से संबंधित है, याद रखना। तो देखो इसके बारे में बता दूं कि इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अजातशत्रु। अजातशत्रु जो है इसकी हत्या की गई थी अपने पुत्र के द्वारा, नहीं सॉरी, अजातशत्रु की भी हत्या अपने पुत्र उदयन के द्वारा की गई थी, लेकिन इसके उसमें पूछा जाए तो बिंबिसार की हत्या की गई थी किसके द्वारा? अजातशत्रु के द्वारा। तो इसमें पुत्र पूछा है, पिता नहीं पूछा है इसमें। राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था, ठीक है, तो अजातशत्रु था अपने पिता बिंबिसार की हत्या के लिए जिम्मेदार और उदयन ने इसकी अजातशत्रु की थी। ठीक है, किसकी? अजातशत्रु की। तो देखा जाए तो इसके आंसर दो भी हो सकते हैं, लेकिन ये आप ए लगा दो तो ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि अजातशत्रु ने बिंबिसार की थी और उदयन अजातशत्रु का पुत्र था, तो उदयन ने की थी अजातशत्रु की। तो राजकुमार या उदयन भी इसके लिए जिम्मेदार है। ठीक है, आपको पता होगा कि हर्यक वंश की स्थापना की गई थी बिंबिसार के द्वारा, 544 से 412 तक रहा था वो हर्यक वंश का शासनकाल, और इसमें अजातशत्रु ने बिंबिसार की और आगे चल के फिर बिंबिसार की थी उदयन ने। ठीक है, और इसी वजह से इसको फिर वो कहा जाता है पितृहंता वंश। और उदयन के द्वारा ही कुसुमपुरा नाम से एक शहर की स्थापना की गई थी, जो आगे चल करके पाटलिपुत्र बना। यानी पाटलिपुत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? उदयन के द्वारा। और यह गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थापित किया गया था इसके द्वारा, इसको उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र को कुसुमपुरा नाम से। और यही आगे चल करके मगध की राजधानी भी बना था, जो राजगृह से पाटलिपुत्र बना था। ठीक है, राजधानी। आगे देखो अब महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे, किसके समकालीन थे जो पतंजलि थे? चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के, पुष्यमित्र शुंग के या चंद्रगुप्त प्रथम के? पतंजलि किसके समकालीन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पुष्यमित्र शुंग के ये पतंजलि जो थे समकालीन थे। याद रखना, पतंजलि जो थे ये पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। और पतंजलि के बारे में बता दूं, इनके द्वारा लिखा गया था अष्टाध्यायी, जो व्याकरण ग्रंथ है इनके द्वारा ही लिखा गया था। यानी व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी लिखा गया था इनके द्वारा। सॉरी, अष्टाध्यायी को तो पाणिनि ने लिखा था। किसने? पाणिनि ने लिखा था, लेकिन ये जो अष्टाध्यायी था पाणिनि का, ये व्याकरण ग्रंथ इसी पर आधारित था। इनका पतंजलि का महाभाष्य था, महाभाष्य को लिखा गया था पतंजलि के द्वारा महाभाष्य को लिखा गया था, याद रखना। और ये पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। आपको पता होगा कि पुष्यमित्र शुंग के द्वारा ही इस शुंग वंश की स्थापना की गई थी, मौर्य वंश के अंतिम सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके। और शुंग वंश ने भारत पर तकरीबन 112 वर्ष तक शासन किया था, आपको पता होगा। और इसकी जानकारी के भी प्रमुख स्रोत हैं, जैसे पुराण हैं,
और बाणभट्ट के यानी क्या कह सकते हो, यानी बाणभट्ट के हर्षचरित, पतंजलि के महाभाष्य और कालिदास का मालविकाग्निमित्रम है एक, उससे इन सभी से इसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये पतंजलि जो थे ये पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? महान जैन विद्वान हेमचंद्र जो थे ये किसकी सभा को अलंकृत करते थे? अमोघवर्ष, कुमारपाल, जय सिंह, सिद्धराज या विद्याधर की? जो महान जैन विद्वान हेमचंद्र थे किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो ये संबंधित थे जय सिंह सिद्धराज की सभा में ये हेमचंद्र जो थे विद्वान उनकी सभा को अलंकृत करते थे। आगे देखो, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। योग दर्शन किसके द्वारा दिया गया है? योग दर्शन क्या पतंजलि के, योगी गोरखनाथ, स्वामी रामदेव या शंकराचार्य के? योग दर्शन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पतंजलि के द्वारा योग दर्शन का प्रतिपादन किया गया है। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि, न्याय दर्शन के, न्याय के गौतम और सांख्य दर्शन के कपिल मुनि। ठीक है, तो इन्हें याद कर लेना। आगे देखो, गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिलता है? गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो ये मिलता है लहुरादेव से। कहाँ से? लहुरादेव से गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। और ये लहुरादेव भी पूछा जा सकता है कि कहाँ पड़ता है, तो ये गांव है लहुरादेव और ये संत कबीर नगर में पड़ता है। उत्तर प्रदेश का जिला है संत कबीर नगर, उसमें पड़ता है ये लहुरादेव। और वहाँ से गंगा घाटी में ये धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे। और कब के मिले थे? तकरीबन 7000 ईसा पूर्व के। आगे देखो, बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? बुद्ध का जो अंकन हुआ है किसके सिक्कों पर? विम कडफिसस, कनिष्क या नहपाण या बुद्धगुप्त के? तो याद रखना इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन मिला है। ठीक है, तो याद रखना कुषाण वंश के शासक हैं ये कनिष्क जो हैं। और ये जो शक संवत की स्टार्टिंग भी हुई थी, माना जाता है कि कनिष्क के टाइम से हुई थी, तकरीबन 78 AD से। ठीक है, तो ये समझ लेना बुद्ध का जो अंकन हुआ है ये कनिष्क के सिक्कों पर हुआ है। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो इसका सही जवाब है कुबाह या कुरमु। ऋग्वेद में कुबाह या कुरबू नदियों का उल्लेख जो है अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। देखो, ये जो कुबाह और कुरमू जो नदी हैं ये प्राचीनतम नाम है और इनके नवीनतम नाम क्या, आधुनिक नाम क्या है? जैसे कुरमू को तो जाना जाता है कुर्रम से, यानी कुरमू जो है ये कुर्रम नदी का पुराना नाम है। और ये कुबाह जो है ये काबुल का पुराना नाम है। और कुछ नदियों के भी बता दूं आपको कि जैसे झेलम नदी है, झेलम को पहले कहा जाता था बेतस्ता, और चिनाब नदी को कहा जाता था अस्कनी, रावी नदी को पुरुषनी कहा जाता था। जो दसराज का युद्ध हुआ था पुरुषनी नदी पर ही हुआ था, जिसमें एक तरफ था राजा सुदास और एक तरफ थे 10 राजा, तो इसमें सुदास विजयी हुआ था, पुरुषनी नदी पर हुआ था ये दसराज का युद्ध। और सतलुज नदी को जाना जाता था पहले सतुद्री नाम से। और ब्यास नदी भी है आपकी, ब्यास को विपाशा कहा जाता था। और गंडक को कहा जाता था सदानीरा, गंडक को सदानीरा। और घग्गर को दृष्टावती कहा जाता था और गोमल को कहा जाता था गोमती। और आपकी घग्गर को ही कहा जाता था सरस्वती, दूसरी है वो गंगा को गौरा कहा जाता था। और यमुना का पुराना नाम है कालिंदी। ये भी हिंदी में भी पूछा जाता है कि कालिंदी का पर्यायवाची यानी यमुना का पर्यायवाची कौन सा है, तो कालिंदी है, याद रखना। और गंगा का है गौरा या गौरी भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये ऋग्वेद में कुबा और कुरमू का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। आगे देखो, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? क्या वृत्ताकार है, अर्धचंद्राकार है, त्रिभुजाकार है या आयताकार है? प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास, तो इसका सही जवाब है अर्धचंद्राकार। जो प्राचीन श्रावस्ती है उसका नगर विन्यास जो है अर्धचंद्राकार है। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, मनुस्मृति किससे संबंधित है मुख्यतः?
क्या समाज व्यवस्था से, कानून से, अर्थशास्त्र से या राज्य कार्य पद्धति से? मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, समाज व्यवस्था से संबंधित है मनुस्मृति। देखो मनुस्मृति जो है ये समाज व्यवस्था से संबंधित है और इसके बारे में कहा जाता है कि इसकी रचना की गई थी 200 ईसा पूर्व से यानी 200 बीसी से 200 ईस्वी यानी एडी तक, एडी के मध्य में की गई थी। और यह स्मृति जो है सबसे प्राचीन मानी जाती है और यह उस समय के भारत के बारे में राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक जानकारी देती है। और इसकी जो रचना की गई है वो पद्य में की गई है। किसमें? पद्य में, याद रखना। आगे देखो, निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना की थी? आगरा की जो स्थापना की गई थी 1504 में की गई थी, 1504 एडी में। और ये की गई थी सिकंदर लोदी के द्वारा। किसके? सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी, जो लोदी वंश का प्रमुख शासक था। याद रखना, इसके द्वारा की गई थी इसकी स्थापना। और लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी और अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, जो पानीपत के युद्ध में बाबर से हारा था। ठीक है, याद रखना, इसकी स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा। आगे देखते हैं अब, निम्नलिखित युगमों में से कौन सुमेलित नहीं है? अजमेर में क्या ये कुबुतुल इस्लाम मस्जिद है? जौनपुर में अटाला मस्जिद है? मालवा में जहाज मस्जिद है? क्या गुलबर्गा में जामा मस्जिद है? अब इनमें से एक सुमेलित नहीं है, वो देखना है। तो इसमें देखो, इसका ऑप्शन ए जो है ये गलत है, क्योंकि ये जो कुबुत उल इस्लाम मस्जिद है ये दिल्ली में है, ना कि अजमेर में। क्योंकि इसकी स्थापना की गई थी दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में 1192 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। आपको पता होगा कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश का संस्थापक था। इसको और भी नामों से जाना जाता है, जैसे इसे पील बख्श भी कहा जाता है, यानी हाथियों का ये दान करता था। इसके अलावा इसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जनता में लाखों का दान करता था। और ये जो गुलाम वंश है इसको मामलुक वंश और इलवारी वंश भी कहा जाता है। ठीक है, और इसको कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां भी कहा जाता है, ये क्योंकि कुरान का पाठ करता था। ये एकमात्र ऐसा शासक था जिसने कभी भी, यानी ऐसे कह सकते हो, ये सिंहासन पर नहीं बैठा था। और ये सिपाह सालार की, यानी सेनापति को क्या कहा जाता था गुलाम वंश में? सिपाह सालार। तो इसकी उपाधि लेकर के इसने संपूर्ण शासन किया था। और 1210 में इसकी चौगान यानी पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर करके लाहौर में इसकी मृत्यु हो गई थी। और ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ पर है, तो लाहौर में ही स्थित है इसका मकबरा। ठीक है, याद रखना। तो और ये जौनपुर में है अटाला मस्जिद। कहाँ है? जौनपुर में अटाला मस्जिद है। जौनपुर में अटाला मस्जिद और मालवा में जहाज महल और गुलबर्गा जो है ये जामा मस्जिद में है। गुलबर्गा जामा मस्जिद, गुलबर्गा में है ये जामा मस्जिद, सॉरी जामा मस्जिद। इसके अलावा दिल्ली में भी है। अब आगे देखो, निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे? अजमेर में सबसे पहले कौन से सूफी संत बसे थे, ये पूछा है इसमें। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख निजामुद्दीन औलिया या शेख सलीम चिश्ती? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताना है आपको। कौन बसे थे सबसे पहले दिल्ली में? तो याद रखना, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी पढ़ी होगी आपने, अजमेर में स्थित है वो। और यही सबसे पहले दिल्ली में बसे उसमें अजमेर में बसे थे सबसे पहले। देखो आपको बता दूं कि ये जो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे ये सबसे पहले आए थे 1192 में। किसके साथ आए थे? मोहम्मद गोरी जो था उसके साथ आए थे भारत में। और इन्होंने अपनी जो कुटिया बनाई थी अजमेर में ही बनाई थी और वहीं पर इनकी ये दरगाह स्थित है। इसको कहा जाता है शेख सलीम चिश्ती, यानी अजमेर में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। ठीक है, और ये ख्वाजा साहब के नाम से प्रसिद्ध है दरगाह ये वहाँ पर। और इन्होंने ही चिश्तिया परंपरा की स्थापना भी की थी। ठीक है, और जो चिश्ती संप्रदाय यानी चिश्ती जो है भारत का प्राचीनतम यानी सूफी सिलसिला है, काफ़ी प्राचीन है ये। इसके अलावा इसके महत्वपूर्ण संत ये हजरत निजामुद्दीन औलिया भी हुए हैं, जो ऑप्शन सी में दिए हुए हैं, इसी के प्रमुख संत हैं। इसके अलावा बाबा फरीद भी हुए हैं, बख्तियार काकी अलकाकी भी हुए हैं और शेख बुरहानुद्दीन गरीब भी थे इसी से संबंधित। आगे देखो, किसके शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की? वह कौन था जिसके शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी? वह कौन था? किसके शासनकाल में की थी? फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, अकबर या हुमायूं? देखो इनका जन्म हुआ था 1469 में और मृत्यु हुई थी तकरीबन 1539 में।
तो उसी हिसाब से अंदाजा लगा सकते हो कि किसका शासनकाल था उस टाइम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के समकालीन थे गुरु नानक देव, आपको पता होगा, बता दिया मैंने। 1469 में इनका जन्म हुआ, 39 में इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, तो ये इसके समकालीन थे। और इन्हीं के द्वारा गुरु ग्रंथ साहिब में जो सिख पंथ है ना, यानी पवित्र जो ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब में काफ़ी कुछ योगदान है इनका। यानी ऐसे कह सकते हो कि जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें इनके यानी गुरु नानक देव के जो उपदेश दिए गए थे वो सभी उसी में समाहित हैं। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा कि कुल टोटल ये जो सिख गुरु हुए थे, गुरु नानक के अलावा 9 और हुए थे। जैसे सबसे पहले गुरु नानक देव हुए, उसके बाद गुरु अंगद देव हुए, उसके बाद हुए थे तीसरे गुरु अमरदास, चौथे हुए थे गुरु रामदास, और 5 में हुए थे अर्जुन देव, और 6 में हुए गुरु गोविंद सिंह, 7 में हुए थे गुरु हरराय, 8 में थे गुरु हरिकिशन, 9 में हुए तेग बहादुर, 10 में हुए गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, तो ये 10 गुरु हुए थे। और इसमें भी इम्पोर्टेंट है, आपको बता दूं कि खालसा पंथ की स्थापना भी की गई थी 1699 में। 1699 में खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। और गुरुमुखी लिपि की भी पूछे जा सकती है, तो गुरुमुखी जो लिपि है उसका आविष्कार अंगद देव ने किया था। और अर्जुन देव से भी संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आदि ग्रंथ जो है गुरु ग्रंथ साहिब, उसकी रचना किसने की थी, तो उसकी रचना की थी अर्जुन देव ने। ठीक है, तो गुरुओं के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। आगे देखो, मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था। मुगल शासन में तांबे का जो सिक्का होता था उसको क्या कहा जाता था, तांबे के सिक्के को क्या कहा जाता था, तो बता दूं तांबे के सिक्के को दाम कहा जाता था। मुगल शासन में तांबे के सिक्के को क्या कहा जाता था, दाम। आगे देखो, निम्नांकित मराठा देवियों में जिसने 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया वह कौन थी। 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य में यानी मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया वह कौन थी, तो वो थी ताराबाई। कौन, ताराबाई थी, याद रखना, मुगल साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह करने वाली ये ताराबाई थी। और शिवाजी के द्वितीय पुत्र थे राजा राज, उनकी ये विधवा पत्नी थी। कौन थी, शिवाजी, जो छत्रपति शिवाजी हुए मराठा साम्राज्य के संस्थापक, उनके द्वितीय पुत्र राजा राज की ये विधवा पत्नी थी। क्या नाम था उनका, ताराबाई। और अपने 4 वर्षीय पुत्र यानी शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक कराकर ये मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिका बन गई थी। और इन्होंने मुगलों से लोहा लिया था, ऐसा कहा जा सकता है। और इन्होंने 1700 ईस्वी में पन्हाला, 1702 में विशालगढ़, 1703 में सिंहगढ़ पर कब्जा किया था। ये भी पूछा जा सकता है इनके बारे में। ठीक है, तो याद रखना, इतना ही काफ़ी है। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई, बताओ किसके द्वारा की गई, यानी किसके द्वारा और कहां पर की गई। क्वेश्चन में पूछा है कहां पर की गई। तो इसके बारे में बता दूं, इसकी स्थापना की गई थी दिल्ली में। कहां पर, दिल्ली में की गई थी। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन यानी एसोसिएशन, इसकी स्थापना भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों के द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना कब, 1928 में पूर्वी बंगाल के बोलाचांग ग्राम में इसकी बैठक के दौरान हुई थी। कहां पर, 1928 में पूर्वी बंगाल के बोलाचांग ग्राम में। और इसे 1924 में, इससे पहले ये जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था ना, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ये 1924 में बना था। और इसकी स्थापना भगत सिंह ने की थी। और इसी में भगत सिंह के द्वारा जो शब्द है ना, वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट यानी सोशलिस्ट शब्द जोड़ दिया गया था इसमें भगत सिंह के द्वारा। आगे देखो, गांधी जी को किसने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था, ये कहा था किसने, 1944 में कहा था ये सुभाष चंद्र बोस ने। और ये कैसे कहा था, आजाद हिंद रेडियो के एक विशेष प्रसारण में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था इन्होंने। जुलाई 1944 में आजाद हिंद रेडियो का प्रसारण हो रहा था, तब कहा था।
सुभाष चंद्र बोस ने। अब देखो ये कालानुक्रम में व्यवस्थित करनी है ये जो घटनाएं आपको। अमृतसर घटना, चोरी चोरा घटना, चंपारण आंदोलन, मोपला विद्रोह। देखो चंपारण विद्रोह कब हुआ था? चंपारण आंदोलन हुआ था 1917 में। कब? 1917 में हुआ था। और अमृतसर घटना कब हुई थी? ये हुई थी 13 अप्रैल 1919 को, जो जलियांवाला बाग कांड से फेमस है। 13 अप्रैल 1919 को। और चोरी चोरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुआ। अब इसका नाम बदल दिया है, चोरी चोरा एक्शन कर दिया गया है। तो 5 अप्रैल 1922। और ये मोपला विद्रोह कब हुआ था? ये 1921 में हुआ था। कब? 1921 में। तो देख लो इसमें क्रम से। सबसे पहले कौन सी घटना हुई? चंपारण। तो सबसे पहले आएगा 3, फिर उसके बाद 1917 के बाद 1919 की हुई, फिर 2 1 आएगा, फिर आएगा 4 3 1 4 2, 3 1 4 2 देख लो। तो ऑप्शन सी सही है इसका, 3 1 4 2। आगे देखते हैं, वर्ष 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? भारतीय महिलाओं का, भारतीय कृषक वर्ग का, भारतीय मजदूर वर्ग का, या भारतीय दलित वर्ग का? तो देखो इसके बारे में बता दूं कि जो 1932 का पूना समझौता है ये भारतीय दलित वर्ग से संबंधित था, यानी दलित वर्ग से। आपको पता होगा कि रैमजे मैकडोनाल्ड जो थे उन्होंने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की थी और उसके तहत अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक पृथक निर्वाचन मंडल का प्रदान किया था उसने। ठीक है, यानी ऐसे समझ सकते हो कि इसमें दलित वर्गों को भी मुसलमान सिख ईसाइयों के साथ अल्पसंख्यक वर्ग में रख दिया था उन्होंने। और गांधी जी ने इसका यानी विरोध किया था, काफ़ी विरोध किया था। और 20 सितंबर 1932 को गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए थे। ठीक है, और इसी के उपलक्ष्य में यानी इसी कारण 20 सितंबर 1932 को ये बैठ गए। तो फिर आगे चल के मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास टंडन, राजगोपालचारी ऐसे व्यक्तियों के प्रयासों से भीमराव अंबेडकर को इन्होंने मना लिया। और फिर मनाने के बाद ये 26 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में पूनाकी में गांधी जी और अंबेडकर के बीच ये समझौता हुआ था, जिसे पूना समझौता कहते हैं। और इसके अंतर्गत यानी जो समझौता हुआ था इसके अंतर्गत बातें हुई कि दलित वर्ग के लिए जो पृथक निर्वाचन मंडल का उन्होंने प्रावधान किया था उसको समाप्त कर दिया गया। और केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या में 18% की वृद्धि कर दी। और प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए सुरक्षित सीटों की जो संख्या 71 थी उससे बढ़ाकर के 148 कर दिया गया। तो याद रखना 1932 का जो पूना समझौता था अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य हुआ और इसमें भारतीय दलित वर्ग से ये संबंधित था। आगे देखो, इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसने लिखी? इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक तो बता दूं ये लिखी गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। किसके? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी गई। और यह पुस्तक जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित है। किसके द्वारा? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है ब्रिटेन की यानी इंग्लैंड की, उसके द्वारा प्रकाशित है ये द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक। आगे देखो, यहाँ यानी भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए। किसने कहा था? देखो इंपॉर्टेंट कथन है कि भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। तो बता दूं ये जो कथन है ये लॉर्ड बेवेल का है। लॉर्ड बेवेल ने ही कहा था कि भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें यहाँ से जल्दी चला जाना चाहिए। देखो इसके समय में ही 1945 में हुआ था सिमला समझौता। 1945 में लॉर्ड बेवेल के टाइम में ही सिमला समझौता हुआ था। तथा कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। इसी के टाइम में कैबिनेट मिशन भी आया था भारत। और इसी के समय तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत को जून 1948 से पहले स्वतंत्र करने की घोषणा की थी। देखो ये जो तीनों घटनाएं हुई उस टाइम भारत का वायसराय कौन था? जो 1945 में शिमला समझौता हुआ, 1946 में कैबिनेट मिशन आया और क्लीमेंट एटली के द्वारा भारत को स्वतंत्र करने की जो घोषणा की गई थी, ये तीनों घटनाएं लॉर्ड बेवेल के टाइम में ही हुई थी। उस टाइम ये भारत का वायसराय था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन
यानी नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण था भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन, यानी नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया, राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का गठन किया गया, और इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण पूछा है इसमें। तो देखो इसके बारे में बताऊं आपको कि क्वेश्चन नंबर जो ये 32 है इम्पोर्टेंट है, काफ़ी अच्छे से समझना है इसे मेरे साथ। कि देखो इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि बंगाल क्षेत्र के विभिन्न सामाजिक सुधार समूह संगठन किसी एक मंच पर एकत्रित होकर व्यापक हित में मांग पत्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते थे। तो ये तो मुझे भी नहीं लग रहा। लेकिन इसका बी देखो, बी में देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसीलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। यानी क्वेश्चन पूछा है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का गठन किया गया था, इसके गठन का कारण यही हो सकता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में नागरिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसीलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। तो यही सही है इसका, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही है इसका। बी सही है। आगे देखो, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसके तहत किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, सरकार रैयत को पट्टे देती थी, कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। तो रैयतवाड़ी जो बंदोबस्त व्यवस्था थी उसके बारे में पूछा है। आपको पता होगा कि अंग्रेजों के द्वारा भारत में 3 प्रकार की भू राजस्व व्यवस्थाएं चालू की गई थी। पहली जो थी स्थायी बंदोबस्त यानी जमींदारी प्रथा, वो कॉर्नवालिस के टाइम में शुरू की गई थी और भारत के कुल 11% भूभाग पर थी। तकरीबन इसमें देखा जाए तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर पश्चिमी प्रांत, उत्तर प्रदेश, ये इससे प्रमुख थे इसमें। और दूसरी ये रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, इसकी स्टार्टिंग थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के द्वारा की गई थी, कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो के द्वारा। और ये ऐसा कहा जाता है कि थॉमस मुनरो के द्वारा इसकी स्टार्टिंग 1820-21 में की गई थी, और महलवाड़ी की स्टार्टिंग की गई थी 1819 में होल्ट मैकेंजी के द्वारा। किसके द्वारा? होल्ट मैकेंजी के द्वारा। तो देखो रैयतवाड़ी से संबंधित जान लो कि किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था क्या? इसमें जो सही है वही पूछा है इसमें। और दूसरा, इसमें सरकार रैयत को पट्टे पर देती थी क्या? देखो जो ये किसान है, किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, तो ये तो सही है इसका, ठीक है। और आगे फिर इसमें कि सरकार रैयत को पट्टे पर देती थी क्या? सरकार रैयत को पट्टे पर देती थी। और इसमें सरकार जो है रैयत को पट्टे पर देती थी, ठीक है। और कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण भी किया जाता था। तो ये तीनों ही सही हैं, क्योंकि इस व्यवस्था में जमींदार को भूस्वामी मान लिया जाता था और फिर लगान की दर तय करके प्राप्त किया जाता था। और ये मद्रास, बम्बई, पूर्वी बंगाल, असम में ये लागू की गई थी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है अपने आप में, तीनों कथन इसके सही हैं। तो इस वजह से इसका ये ऑप्शन सी सही है। आगे देखो, ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा, और इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन हैं। ब्रह्म समाज के बारे में पूछा है, ब्रह्म समाज के। तो पहले तो बता दूं कि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। और कब की? 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने। और इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया था क्या? पहला है इसमें, क्या मूर्ति पूजा का विरोध किया इन्होंने? तो इसमें ये पहला तो ठीक है बिल्कुल, इसमें मूर्ति पूजा का विरोध किया। और धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा, ये भी ठीक है। और इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन हैं, इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन हैं। तो इसमें पूछा है कि कौन सा सही है? तो ये ऑप्शन, इसमें स्टेटमेंट जो
3 है ये गलत है, 1 और 2 सही है। देखो राजाराम मोहन राय के बारे में बता दूं, इन्हें भारत का पिता, आधुनिक भारत का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक, इन नामों से भी जाना जाता है। और ये इन्होंने 1814 में आत्मीय सभा की भी स्थापना की थी। इसके अलावा 1816 में इनके द्वारा वेदांत सोसाइटी की भी स्थापना की गई। और 1820 में एक पुस्तक इनके द्वारा, जो फेमस पुस्तक है प्रीसेप्टस ऑफ जीसस, ये भी लिखी गई थी। और एक चीज़ और फेमस है कि इनके द्वारा 1809 में ही एक पुस्तक है प्रमुख, जो फारसी भाषा में लिखी थी इन्होंने, उसका नाम है तोहफात उल मुवाहिद्दीन, ये लिखी थी। और इसमें इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, जिस कारण इनके पिता ने इन्हें घर से निकाल दिया था। याद रखना, इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। फारसी भाषा में लिखी थी एक पुस्तक तोहफात उल मुवाहिद्दीन, उसमें 1800 में। और वेदांत सोसाइटी की 1816 में स्थापना की। और प्रीसेप्टस ऑफ जीसस ये इन्होंने 1820 में लिखी। ठीक है, राजाराम मोहन राय ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है, इन्हें अच्छे से पढ़ लेना। तो इसमें पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन बी सही है इसका। रोलेट एक्ट का लक्ष्य था, रोलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? रोलेट एक्ट का बताओ। युद्ध प्रयासों को अनिवार्य आर्थिक समर्थन देना, क्या बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा चलाना। तो यही सही है इसका, ऑप्शन बी। कौन सा? ऑप्शन बी, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनाई संक्षिप्त प्रक्रिया, यानी इसे रोलेट एक्ट या ब्लैक एक्ट भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये जो भेजा गया था इसके तहत यानी ऐसा कहा जाता है कि इसके तहत जो ये भेजा गया था, इसमें ये गतिविधि बनाई गई थी कि बिना मुकदमा चलाए व्यक्ति को बंदी बनाना और मुकदमा की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा करना। ठीक है, यानी कोई क्रांतिकारी घटना होती है तो उसमें क्रांतिकारियों को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तारी की जाएगी उसकी, और बिना मुकदमा चलाए उसे सजा दी जाएगी। और इसी वजह से इसे कहा गया था बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून, और ब्लैक लॉ भी कहा गया इसको। तो ऑप्शन बी सही है इसका। आगे देखो, अब निम्न में से कौन सा एक स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? ऑप्शन में जो दिए हुए हैं इसमें से बताना है आपको, सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? क्या बीकानेर में, लेह में, जोधपुर में या जैसलमेर में सबसे कम वर्षा? तो इसका सही जवाब है लेह में सबसे कम वर्षा होती है। किसमें? लेह में सबसे कम वर्षा होती है इन सभी में। और लेह में जो वर्षा होती है तकरीबन 9.20 सेंटीमीटर के करीब होती है। कितनी? 9.20 सेंटीमीटर, 9.20 सेंटीमीटर के करीब। इसके अलावा राजस्थान में सबसे कम जो वर्षा होती है वो जैसलमेर में होती है। वहाँ पर कितनी होती है? तकरीबन 10 सेंटीमीटर के करीब होती है। बीकानेर में भी कम होती है वैसे तो, 24 के करीब होती है, 24.5 सेंटीमीटर के करीब। और भारत का सबसे कम वर्षा वाला जो स्थान है वो लेह ही है, याद रखना। और उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश के पश्चिमी साइड में होती है, स्पेशली मथुरा में। आगे देखो, भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? किस राज्य में फुलहर झील? तो याद रखना इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी। जो फुलहर झील है भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। और उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के माधो टांडा के नज़दीक अवस्थित है। ये पीलीभीत जिला जो है नेपाल से सीमा बनाता है, उसके माधो टांडा के नज़दीक अवस्थित है। और इसी झील से गोमती नदी की उत्पत्ति होती है। किसकी? गोमती नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो फुलहर झील से, जो लखनऊ से होकर के बहती है। और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती के किनारे। भारत के लगभग 1/3 गाय बैलों की संख्या 3 राज्यों में पाई जाती है। ये हैं, कहाँ पर पाई जाती है? प्रमुख 3 राज्य बता दो जहां पर गाय बैलों की संख्या प्रमुख रूप से पाई जाती है। तो इसके बारे में आपको बताऊं कि जो 2003 की पशु गणना हुई थी उसमें 18.52 करोड़ गाय बैल हैं भारत में। और इसमें देखा जाए तो प्रथम 3 राज्य जो हैं, यानी सबसे अधिक जो गाय बैल हैं वो तो मध्य प्रदेश में है। किसमें? मध्य प्रदेश में। उसके अलावा पश्चिम बंगाल में, और पश्चिमी बंगाल के अलावा उत्तर प्रदेश में। तो इसमें ऑप्शन बी सही है इसका। ठीक है, ऑप्शन बी। और देखा जाए तो कुल मिलाकर इन तीनों में 1/3 गाय बैल पाए जाते हैं संपूर्ण भारत के। भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है? बगलिहार बताओ किस पर स्थित है?
बगलियाड़ जो परियोजना है इसके बारे में बता दूं आपको कि ये जो परियोजना है ये चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसके अलावा दुलहस्ती भी इसी पर है। उरी और तुलबुल हैं झेलम नदी पर। उरी और तुलबुल किस पर हैं? झेलम नदी पर। और भांखड़ा नागल परियोजना जो है ये सतलज पर है, याद रखना अच्छे से। आगे देखते हैं अब, भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुपतित्व की प्रथा मनाती है? यानी एक से अधिक पति रखने की प्रथा किस जनजाति द्वारा मनाई जाती है? एक से अधिक पति कौन सी जनजाति में महिलाएं रख सकती हैं? क्या गोंड, नागा, जौनसारी या टोडा? क्वेश्चन नंबर 40 बताओ कौन कौन सी जनजाति में? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताना है। तो इसका सही जवाब है जौनसारी और टोडा जो जनजाति हैं, ये दोनों जनजाति टोडा और जौनसारी, यानी ऑप्शन सी इसका सही है। इनमें बहुपतित्व प्रथा प्रचलित है। बहुपतित्व प्रथा भारत में जौनसारी, खस, टोडा, कोटा, बोटा, नायर, ये जो जनजातियां हैं इनमें बहुपतित्व प्रथा प्रचलित है, याद रखना। और टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी में। नीलगिरी जो पहाड़ियां हैं उस क्षेत्र में पाई जाती है प्रमुख रूप से। आगे देखो, भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या जनजाति है। भारत में सबसे बड़ी जनसंख्या जनजाति कौन सी है? तो याद रखना, भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है ना, जनसंख्या के आधार पर देखा जाए तो ये गोंड जनजाति है भारत की। और ये जो पाई जाती है छत्तीसगढ़ में भी पाई जाती है, मध्य प्रदेश में, इसके अलावा गुजरात में भी पाई जाती है प्रमुख रूप से। और गोंड शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है तमिल शब्द से, और इसका अर्थ होता है पर्वत निवासी, यानी पर्वतों के निवासियों को गोंड कहते हैं। और इसका विस्तार मुख्यतः सतपुड़ा पर्वतमाला है, उसका सतपुड़ा पर्वत से लेकर के देखा जाए तो गोदावरी तक व्याप्त है। और ऐसा कहा जाता है कि इन्हीं के नाम से मध्य युग से गोंडवाना को प्रसिद्धि मिली है, गोंड जो जनजाति है उससे। और गोंडवाना जो क्षेत्र है वो किस लिए प्रसिद्ध है? कोयले के उत्पादन के लिए। और इसी से जो संपूर्ण भारत है तकरीबन 95, 97, 98% कोयला वहीं से उत्पादित होता है, और सबसे अधिक होता है बिटुमिनस प्रकार का। आगे देखते हैं अब, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी, तो याद रखना ये है सैडल पीक। ऑप्शन ए में सही है इसका, सैडल पीक है। और इसकी ऊंचाई है 732 मीटर। कितनी है? 732 मीटर ऊंची है ये। और ये उत्तरी अंडमान द्वीप में दिगलीपुर के निकट है। उत्तरी, ये भी पूछा जा सकता है कि अंडमान में कौन से द्वीप है, तो उत्तरी अंडमान में मुख्य रूप से पाई जाती है ये। जैसे आपको पता होगा अंडमान में प्रमुख 4 द्वीप हैं। एक है सबसे ऊपर उत्तरी अंडमान, उससे नीचे मिडिल अंडमान, उससे नीचे फिर साउथ अंडमान, और सबसे नीचे है लिटिल अंडमान। उसी प्रकार फिर निकोबार को भी बांटा गया है। सबसे ऊपर है कार निकोबार, सबसे ऊपर कार निकोबार है, फिर उससे नीचे है लिटिल निकोबार, और सबसे नीचे है ग्रेट निकोबार। ठीक है, इन्हें समझ लेना अच्छे से। अब देखो, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? यानी सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र किस नदी का है? तो ये 4 जो नदी दी हुई हैं उसमें बताना है आपको। तो इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग बता दूं, सबसे बड़ा जो नदी क्षेत्र है, जल ग्रहण क्षेत्र जो है सबसे बड़ा इसमें गोदावरी का है। किसका? गोदावरी का। गोदावरी नदी का है इन सभी में सबसे बड़ा। इसके अलावा इसके बाद है फिर इसमें कृष्णा नदी का। गोदावरी भी काफ़ी बड़ी है, 1465 किलोमीटर लंबी है, और कृष्णा भी काफ़ी है, तकरीबन 1400 किलोमीटर ही लंबी है। फिर उसके बाद है ये महानदी का इसमें, और चौथे नंबर पर इसमें नर्मदा का है। ठीक है, तो इन्हें याद कर लेना। और भारत में देखा जाए तो सबसे अधिक है गंगा नदी का। अब देखो आगे, वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक है। कहाँ है वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक? पूर्वी दक्कन में, उत्तरी मैदानी क्षेत्र में, पश्चिमी तट में, या पूर्वी तट में? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताना है आपको, उसका 44 का आंसर। तो बता दूं, इसका जो क्वेश्चन नंबर 44 है इसका सही जवाब है पूर्वी दक्कन जो है पूर्वी दक्कन जो है इसमें वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक है। और कितना है इसका जो वृक्षादित क्षेत्र है? तकरीबन 11,293 वर्ग किलोमीटर है। इसके अलावा ये जो उत्तरी मैदान है इसका भी वृक्षादित क्षेत्र है 10,747। पश्चिमी घाट 8,000 के समथिंग है, और पूर्वी घाट 8,000
8,100 कुछ वर्ग किलोमीटर के करीब क्षेत्रफल है। और संपूर्ण भारत में भी पूछा जा सकता है कि संपूर्ण भारत में वृक्षाच्छादित क्षेत्रफल कितना है, तो वो है 91,663 वर्ग किलोमीटर। और ये पूरे देश का जो भूभाग है उसका तकरीबन 2.79% है, 2.79%, तकरीबन 3%। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य, क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर बताना है। तो बता दूं इसका सही जवाब है जो उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा होती है तमिलनाडु को होती है। और याद रखना जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है उससे इसको कोरोमंडल को बहुत कम वर्षा प्राप्त होती है, क्योंकि ये सीधे समांतर निकल जाती है, अवरोध कोई होता नहीं है उसी वजह से। और सबसे अधिक वर्षा उसमें होती है, क्या बोलते हैं, पश्चिमी घाट में। और मेघालय और जो वो क्षेत्र है मासेनराम चिरापुंजी, उस जगह पर दक्षिण पश्चिम मानसून से काफ़ी अधिक वर्षा होती है वहाँ पर। आगे देखते हैं अब भारत की आर्द्रभूमियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है कि पहला स्टेटमेंट है इसमें, आर्द्रभूमि के अंतर्गत देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात से अधिक अंकित है। यानी आर्द्रभूमियों के संदर्भ में देखो पहला स्टेटमेंट कि आर्द्रभूमि के अंतर्गत देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र जो है अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात से अधिक है क्या? और भारत में तटीय आर्द्रभूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्र आंतरिक आर्द्रभूमि के कुल भौगोलिक क्षेत्र से अधिक है। देखो दूसरा स्टेटमेंट देखो, क्या जो तटीय आर्द्रभूमि है उसका भौगोलिक क्षेत्र क्या आंतरिक आर्द्रभूमि के कुल भौगोलिक क्षेत्र से अधिक है क्या? बताओ। अभी ये पूछा है इसमें कौन सा सही है। देखो इसमें ये जो दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं ये दोनों करेक्ट हैं बिल्कुल, क्योंकि जो गुजरात है ना, गुजरात में जो ये भौगोलिक क्षेत्र है इसका आर्द्रभूमि का ये अन्य राज्यों से अधिक है, क्योंकि गुजरात में देखा जाए तो तकरीबन 27,175 वर्ग किलोमीटर है, जो सभी राज्यों में देखा जाए तुलना किया जाए तो सबसे अधिक है इसका आर्द्रभूमि का क्षेत्रफल, वर्ग किलोमीटर में है ये। और इसके अलावा अगर तटीय आर्द्रभूमि का क्षेत्रफल देखा जाए तो तटीय का कितना है, तकरीबन 40,230 वर्ग किलोमीटर है। और जो आंतरिक आर्द्रभूमि है उसका क्षेत्रफल है तकरीबन 35,000 कुछ है, 35,500 समझ लो। तो ये तटीय आर्द्रभूमि का जो क्षेत्र है भौगोलिक क्षेत्र वो अधिक है, तो इस वजह से ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हैं। इसका हो जाएगा बी, ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। आगे देखो भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार करना है आपको, मूंगफली, तिल, बाजरा उपरोक्त में से प्रमुखतया वर्षा आधारित फसल है। कौन सी जो फसल है जो वर्षा पर पूरी तरह से आधारित है? क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर बताना है आपको। तो बता दूं ये जो तीनों फसलें दी हुई हैं ना आपके सामने, ये तीनों ही वर्षा पर आधारित हैं, क्योंकि इनके लिए सिंचाई नहीं की जाती है, देखा जाए तो बहुत कम सिंचाई की जाती है, क्योंकि मूंगफली, तिल, बाजरा आदि ये जो फसलें होती हैं पूर्ण रूप से वर्षा पर आधारित होती हैं और इन्हें पानी की ज़्यादा भी आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, याद रखना। आगे देखो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है अब इसमें कि दक्षिण भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती जाती है। और दूसरा है इसमें उत्तर भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। बताओ क्वेश्चन नंबर 48 में, क्वेश्चन नंबर 48 को देखो अच्छे से और करने की कोशिश करो। तो देखो पहला स्टेटमेंट है इसमें कि दक्षिण भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती जाती है, तो बिल्कुल ठीक है ये तो ठीक है। और उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है, ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि समुद्र से दूरी बढ़ती जाती है, उसी वजह से ये जो वार्षिक वृष्टि की मात्रा है वो भी कम होती जाती है। ठीक है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। देखो इसके बारे में और अच्छे से समझाऊं कि जो पहला स्टेटमेंट है दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर मानसून की अवधि घटती जाती है, तो ये समझो कि मानसून सबसे पहले तो पता होगा आपको जून में केरल से प्रारंभ होता है और मध्य सितंबर तक उत्तर पश्चिम भारत तक पहुंचता है, उसके बाद ये वापस लौटना स्टार्टिंग कर देता है। इस तरह देखा जाए तो दक्षिण भारत में मानसून की अवधि जो है उत्तर की ओर जाने पर घटती जाती है। और इसी तरह उत्तरी मैदान में पूर्व की वर्षा जो है पूर्व में जो वर्षा है अधिक होती है पश्चिम के मुकाबले, क्योंकि पश्चिम में घटती जाती है समुद्र से दूरी बढ़ने के कारण।
ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सी ठीक हैं ये। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है? क्या वर्ष भर वर्षा, केवल शीतकाल में वर्षा, अत्यंत अल्पकालिक शुष्क ऋतु, निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु? उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता कौन सी है? उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता पूछी है इसमें। और भारत की भी जलवायु यही है, उष्णकटिबंधीय जलवायु भी भारत की है। तो बताओ क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर। तो इसका सही जवाब है अत्यंत अल्पकालिक शुष्क ऋतु। अत्यंत अल्पकालिक शुष्क ऋतु जो है उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है। ठीक है, और इसमें जो है आपको बता दूं कि उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार की जो जलवायु है इसमें वर्षा मुख्यतः ग्रीष्म काल में यानी अल्प मात्रा में होती है और तापमान वर्ष भर अधिक रहता है। ठीक है, तो समझ लो इसे। आगे देखो, हाल ही में तत्वों के एक वर्ग जिसे दुर्लभ मृदा धातु कहते हैं की कम आपूर्ति पर चिंता जताई गई, क्योंकि हाल ही में तत्वों का एक वर्ग है जिसे दुर्लभ मृदा धातु कहते हैं और उसकी कमी पर यानी उसकी आपूर्ति पर कम आपूर्ति पर या ऐसे कह सकते हो उसकी कमी पर चिंता जताई गई। क्यों जताई गई है? चीन जो इस तत्व का सबसे बड़ा उत्पादक है द्वारा इसके निर्यात पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए गए हैं और चीन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और चिली को छोड़कर अन्य किसी भी देश में ये तत्व नहीं पाए जाते हैं। दुर्लभ मृदा धातु विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामानों के निर्माण में आवश्यक है और इन तत्वों की मांग बढ़ती जा रही है। देखो, जो इसमें स्टेटमेंट जो सेकंड है इसमें देखो कि ये चीन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और चिली को छोड़कर अन्य किसी देश में नहीं पाए जाते हैं। देखो, ये की पॉइंट है पकड़ने के, ऑप्शन को करने के, कि अन्य किसी देश को छोड़कर अन्य को छोड़कर किसी देश में नहीं पाए जाते हैं। ये बताओ, ये क्या इंडिया में पूरे विश्व में क्या 3-4 ही देश हैं? भाई कहीं ना कहीं तो पाए जाएंगे ही। कि ऐसा हो सकता है किसी में मात्रा अधिक पाई जाए, किसी में कम पाई जाए। जैसे चीन में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, चिली में ज़्यादा मात्रा में पाए जाएं तो और किसी देश में कम पाए जाएंगे, लेकिन पाए तो जाएंगे। तो इस वजह से ये सेकंड तो तुम गलत ही समझ लो। पहला देखो, चीन जो इन तत्वों का बड़ा उत्पादक है द्वारा इसके निर्यात पर कुछ प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये हो सकता है, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि चीन उत्पादक है इसका बड़ा और शायद निर्यात भी लगा देगा जब मांगें अधिक होंगी तो और देशों को अपना फायदा देखता है चीन तो। और तीसरा है इसमें कि दुर्लभ मृदा धातु विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामानों के निर्माण में आवश्यक है और इन पर तत्वों की मांग बढ़ती जा रही है। ये भी ठीक है, तो इस वजह से 1 और 3 सही है इसके। ऑप्शन सी सही है इसका, 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 51 है, कोयले के बृहद सुरक्षित भंडार होते हुए भी भारत क्यों मिलियन टन कोयले का आयात करता है? कोयले के बृहद सुरक्षित भंडार होते हुए भी भारत क्यों मिलियन टन कोयले का आयात करता है? देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें आपके सामने स्टेटमेंट है, अब देखना है इसमें सूटेबल कौन सा है, और या फिर ये देख लो जो सही हो वही लगाने हैं इसमें। कि भारत की यह नीति है कि वो अपने कोयले के भंडार को भविष्य के लिए सुरक्षित रखे और वर्तमान उपयोग के लिए इसे अन्य देशों से आयात करे। क्या यह नीति है भारत की? बताओ। ऐसी तो कोई नीति नहीं है कि भारत की ऐसी तो कोई नहीं है कि वो अपने कोयले के भंडार को भविष्य के लिए सुरक्षित रखे। देखो, ये इतना हो सकता है कि सुरक्षित रखे यानी भविष्य का सोचने के साथ, यानी कह सकते हो सस्टेनेबल जो विकास होता है उसके मद्देनजर ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो ये तो हो सकता है, लेकिन ये गलत है कि वर्तमान उपयोग के लिए इसे अन्य देशों से आयात करे। तो इस वजह से ये पहला गलत हो जाता है। और आगे है इसमें कि भारत के अधिकतर विद्युत संयंत्र जो हैं कोयले पर आधारित हैं और उन्हें देश से पर्याप्त मात्रा में कोयले की आंतरिक आपूर्ति नहीं होती है। ये ठीक है इसका। ठीक है, आज भी आपको पता होगा जो विद्युत का उत्पादन किया जाता है सर्वाधिक कोयले से ही किया जाता है, सर्वाधिक कोयले से ही किया जाता है। फिर उसके बाद नवीकरणीय ऊर्जा से, फिर जल विद्युत से किया जाता है। ऐसे ही किया जाता है। अभी भी जो विद्युत है पूरी तरह से ये समझ लो कि कोयले पर ही डिपेंड है भारत। आगे देखो, तीसरा फिर स्टेटमेंट है इसमें कि इस्पात कंपनियों को बड़ी मात्रा में कोयले की आवश्यकता होती है जिसे आयात करना पड़ता है। यानी जो उत्तम कोटि का जो कोयला है उसका उत्पादन भारत में नहीं होता है।
आपको पता होगा, जैसे एंथ्रेसाइट कोयला है, ठीक है। तो उसके उत्पादन के लिए भारत को आवश्यकता होती है जो बड़ी कंपनियां यानी इस्पात कंपनियां हैं। तो ये भी ठीक है। तो इस वजह से इसके 2 और 3 सही हो जाते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ठीक है, 2 और 3। आगे देखो, निम्नांकित सागरों में से किसमें न्यूनतम लवणता पाई जाती है? न्यूनतम लवणता किसमें पाई जाती है? न्यूनतम और सर्वाधिक लवणता भी बतानी है आपको। देखो, अब ये करने की कोशिश करो कि चीन सागर में कितनी लवणता पाई जाती है। चीन सागर में देखो, लवणता कैसे मापी जाती है? लवणता जो मापी जाती है ना, ग्राम प्रति 1000 ग्राम पर मापी जाती है। जैसे जल में यानी समुद्री जल समझ लो, उसमें कितनी अशुद्धि ग्राम में मिली हुई है? 1000 ग्राम में। जैसे ऊपर मान लो, जिस समुद्र की जो औसतन जो लवणता मापी जाती है, जो मान्य है, वो तकरीबन 35-36 के करीब है। वो औसत देखा जाए तो 35 1000 ग्राम पर, यानी 35 ग्राम 1000 ग्राम पर, इस वजह से, ठीक है, ये समझ लो। और तो देखो इसमें न्यूनतम कितनी है, किसकी है? चीन की। देखो सबसे पहले चीन की कितनी है? 25 से 35 ग्राम है चीन की, 25 से 35। और भूमध्य सागर की कितनी है? भूमध्य सागर की भी है 37 से 39 के करीब है। और बेरिंग सागर की काफ़ी है। बेरिंग जल संधि जो है, ये किसको अलग करती है? रूस को अलग करती है, ये अमेरिका के अलास्का से, आपको पता होगा। बेरिंग सागर की जो ये जो लवणता है, ये तकरीबन 28 से 33 है, 28 से 33। और लाल सागर की है 37 से 41। तो इस वजह से देखा जाए तो इसमें कौन सा जवाब सही हो जाएगा? ऑप्शन में चारों में देखा जाए तो देखो किसकी सबसे ज़्यादा है। नहीं, सबसे कम पूछी है इसमें, सबसे कम किसकी है? 28 35 37 28 33। तो सबसे कम है किसकी है इसमें? 28 नहीं सॉरी 25 35। तो इसमें है ऑप्शन ए, चीन की जो है, चीन सागर की जो है, इसमें लवणता सबसे कम है। और देखो आपको बता दूं, जो सर्वाधिक जो लवणता पाई जाती है ना, तुर्की की है एक वोन झील, उसमें सबसे अधिक लवणता है। उसकी कितनी है लवणता? 330 ग्राम है। काफ़ी टेम्परेचर है वहाँ पर, वर्षा तो बहुत ही कम होती है, ये समझ लो ना के बराबर होती है। कितना कठिनाई का मौसम होता होगा उस क्षेत्र में, उमस भरा मौसम होता होगा, जीना बहुत कठिन हो जाता होगा उस क्षेत्र में। उसके बाद मृत सागर की भी काफ़ी है, इसकी 240 है मृत सागर की। और ग्रेट साल्ट लेक है यूएसए में, उसकी भी काफ़ी है, उसकी कितनी है? 220 के करीब है। लाल सागर की बाकी सभी मैंने आपको बताई दी। सबसे ज़्यादा याद कर लेना, वॉन लेक है, यानी वॉन झील जो है तुर्की में, उसकी। और मृत सागर की भी काफ़ी है, ये 2 याद कर लेना, वॉन लेक और मृत सागर, 330 और 240। ठीक है, तो अब आगे देखो, आगे देखते हैं। एक सेकंड में हटा दूँ। अब देखो इसमें आगे कि निम्नलिखित में कौन एक गर्म सागरीय धारा है? गर्म सागरीय धारा कौन सी है इसमें? देखो, मैं गर्म सागरीय धाराएं, ठंडी सागरीय धाराएं, इन सभी के बारे में बताता हूँ कि गर्म सागरीय धाराएं जो होती है ना, निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर चलती हैं। यानी निम्न अक्षांशों में अधिक टेम्परेचर होता है, तो अधिक टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ चलेंगी, तो वो गर्म धाराएं होंगी। और जो ठंडी धाराएं होती हैं, वो उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर चलती हैं। यानी गर्म धाराएं विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं, और ठंडी धाराएं ध्रुवों की तरफ से विषुवत रेखा की ओर चलती हैं। ठीक है, तो इसमें यह पूछा है कि गर्म सागरीय धारा कौन सी है इसमें? पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा, बेंगुएला की धारा, या पीरू की धारा, पेरू कह सकते हो इसे, पेरू की धारा, या हम्बोल्ट की धारा भी नाम से जानते हैं इसे, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा। तो इसमें यह पूछा है कि कौन सी गर्म धारा है इनमें। क्वेश्चन नंबर 53 में बताना है आपको। तो देखो, इसमें पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा जो है, ये गर्म धारा है। कौन सी पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा कैसी है? गर्म धारा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होगा। और बाकी सभी ये ठंडी धाराएं। और आपको कुछ फेमस धाराओं के नाम बता दूं, जैसे जो प्रशांत महासागर में कुछ धाराएं चलती हैं। प्रशांत महासागर में क्यूरोसियो की धारा चलती है, उत्तरी प्रशांत प्रभावी चलते हैं, ओया सिवो की ठंडी धारा भी चलती है, ओखोत्स ठंडी धारा भी चलती है। इसके अलावा दक्षिणी प्रशांत में भी चलती हैं कुछ, पेरू की ठंडी धारा है,
और विषुवतीय जलधारा भी चलती है वहाँ पर प्रशांत महासागर में। इसके अलावा अटलांटिक की भी प्रमुख धाराएं, फ्लोरिडा की गर्म धारा है जो प्रशांत अटलांटिक महासागर में चलती है। लेब्राडोर की धारा ठंडी धारा है और गल्फ स्ट्रीम की जो धारा है वो गर्म धारा है। और ये न्यूफाउंडलैंड द्वीप के ग्रांड बैक तक इसी नाम से जानी जाती है जो ये गल्फ स्ट्रीम की धारा है, याद रखना गर्म धारा है ये। और इसके अलावा कनारी की भी ठंडी धारा है इसकी। और हिंद महासागर में भी पूछी जाती है। हिंद महासागर की मोजाम्बिक जो धारा है गर्म धारा है हिंद महासागर की। उसके अलावा मेडागास्कर की गर्म धारा है, अगुलहास की भी गर्म धारा है। ये हिंद महासागर की 3 धाराएं याद कर लेना, मोजाम्बिक की गर्म धारा, मेडागास्कर की गर्म धारा और अगुलहास की गर्म धारा। अब आगे देखो, दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार जो क्षेत्र है वह क्षेत्र है, दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार जो क्षेत्र है वह है, कहाँ है ये दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार, कौन सा क्षेत्र है? क्या ब्राजील का पठार है दक्षिण अमेरिका में? क्या बोलिविया का पठार है, पेटागोनिया का पठार है या ओरिनिको का पठार है जो खनिजों का भंडार कहा जाता है? कौन से पठार को कहा जाता है दक्षिण अमेरिका में? तो इसका सही जवाब है जो ब्राजील का पठार है उसको खनिजों का भंडार कहा जाता है। किसमें? दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार किसको कहा जाता है? ब्राजील के पठार को। और यह लौह अयस्क जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना। आगे देखो, अब इसमें आपको सूची का मिलान करना है फर्स्ट का सेकंड से। एक्सिमो जनजाति कहाँ पाई जाती है? मसाई कहाँ पाई जाती है? बद्दू और बुशमैन। एक्सिमो जनजाति कहाँ पाई जाती है? देखो बताऊं, ये जो एक्सिमो जनजाति है ना, ये कनाडा व ग्रीनलैंड के टुंडा प्रदेश जो हैं उसमें पाई जाती है प्रमुख रूप से। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन इसमें दिया हुआ है सी में कनाडा, तो एक्सिमो कहाँ पाई जाएगी? कनाडा में। और मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये केन्या में पाई जाती है। मसाई कहाँ पाई जाती है? केन्या में। और बद्दू कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है सऊदी अरब में। बद्दू कहाँ पाई जाती है? सऊदी अरब में। और बुशमैन जो कालाहारी मरुस्थल है उस क्षेत्र में पाई जाती है, और ये नामीबिया बोत्सवाना क्षेत्र में पड़ता है। उसके अलावा साउथ अफ्रीका में भी कुछ हिस्सा इसका आता है। कालाहारी जो मरुस्थल है नामीबिया बोत्सवाना और नामीबिया बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका, इन क्षेत्र में कालाहारी मरुस्थल। और एक चीज़ बता दूं कि जो साउथ अफ्रीका के देश हैं ना जो उस पर पड़ते हैं, क्या बोलते हैं, मकर रेखा पर, नामीबिया बोत्सवाना साउथ अफ्रीका मोजाम्बिक और मेडागास्कर, ये प्रमुख देश हैं जो मकर रेखा पर पड़ते हैं। तो ठीक है, ये देखो ए का हो जाएगा 3, ए का 3 देख लो, और बी का हो गया 4, ए का 3 बी का 4, तो ऑप्शन सी ठीक है इसका, और सी का 2 और डी का 1। सार्क देशों में सबसे घना आबादी वाला देश कौन सा है? सार्क देश जो है सबसे अधिक आबादी किस देश की है? देखो बताओ, कितना इजी क्वेश्चन है। क्या भारत जो है सार्क का सदस्य देश है, सार्क देशों का? देखो आबादी तो भारत तो सार्क का देश है, भारत की तो दुनिया में ही सबसे ज्यादा हो गई, लेकिन ये इसमें क्वेश्चन में ये पूछा है सबसे घना आबाद देश कौन सा है। आबाद मतलब ऐसे समझ सकते हो कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व यानी जनघनत्व, ये पूछा है इसमें। बताओ जनघनत्व कैसे मापा जाता है? 1 किलोमीटर के क्षेत्र में, यानी 1 किलोमीटर का सर्कल बना दो तो समझ लो कि उस क्षेत्र में जो व्यक्ति रहेंगे या जनसंख्या रहेगी वही संख्या कहलाती है जनघनत्व। ठीक है, तो ये जो देखा जाए तो सार्क देशों में सबसे अधिक है बांग्लादेश का, और कितना है इसका? 1218 है तकरीबन। ठीक है, तो सर्वाधिक है इसका। आगे देखो, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन एक सही है। एल एकला रोमानिया में एक प्रसिद्ध दुर्ग है। एल एकला जो है रोमानिया में क्या एक प्रसिद्ध दुर्ग है? क्वेश्चन नंबर 57 में बताना है आपको, और इसमें जो सही है वो बताना है। और बी है इसमें, एल एकला फ्रांस में भूमध्य सागर के किनारे पर प्रसिद्ध समुद्री बालू तट है क्या? और एल एकला फ्रांस का एक प्रसिद्ध दुर्ग है क्या? एल एकला इटली में एक स्थान है क्या? बताओ। तो देखो एल एकना के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो ये इटली का स्थान है। ठीक है, कहाँ का? इटली का। इसमें फ्रांस दिया हुआ है, ये गलत, ये भी गलत, और ये रोमानिया भी गलत। ठीक है, तो ये इटली का एक प्रमुख स्थान है, और यहाँ पर हुआ था G8 का
35वां सम्मेलन जो हुआ था, ये भी पूछा जा सकता है कि G8 देशों का 35वां सम्मेलन किस देश में हुआ था, तो इटली में हुआ था। और कब से कब तक? 8 से 10 जुलाई 2009 को संपन्न हुआ था इसमें 35वां सम्मेलन G8 का। ठीक है, तो एकिला जो शहर है वो कहाँ पर है? इटली में स्थान है, यानी ये। अब निम्नलिखित कारकों पर विचार करना है। पृथ्वी का आवर्तन, दूसरा है वायुदाब और हवा, तीसरा है इसमें महासागरीय जल का घनत्व, चौथा है इसमें पृथ्वी का परिक्रमण। और अब इसमें से उपरोक्त में से कौन कौन से कारक महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं, ये छांटना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर बताना है आपको कि निम्न में से कौन कौन से कारक महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं। बताओ, क्या पृथ्वी का आवर्तन करता है महासागरीय धाराओं को? तो ये ठीक है, पहला तो सही है इसमें। वायु दाब और हवा, ये भी करता है। महासागरीय जल का घनत्व, ये भी करता है। और पृथ्वी का परिक्रमण, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1, 2 और 3। जो ये पृथ्वी का परिक्रमण है ये प्रभावित नहीं करता है महासागरीय धाराओं को। ठीक है, पृथ्वी का आवर्तन, वायु दाब और हवा, महासागरीय जल का घनत्व, तो ये सभी प्रभावित करते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आगे देखो, विश्व के 80% सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किन पेटियों में पाए जाते हैं? विश्व के 80% सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? बताओ, इजी है, बताओ। तो देखो, इसका सही जवाब है जो विश्व के 80% सक्रिय जो ज्वालामुखी हैं, बता दूं आपको कि ये मध्य महाद्वीपीय पेटी और परिप्रशांत पेटी, यानी इसमें 2 और 3 में जो दिया हुआ है मध्य महाद्वीपीय पेटी और परिप्रशांत पेटी, इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आपको बता दूं कि परिप्रशांत मेखला को प्रशांत महासागर की अग्नि श्रृंखला यानी अगली वलय भी कहा जाता है। और जापान का फ्यूजियामा, फिलीपींस का माउंट तालमेयोन, अमेरिका का कासस्ता, रेनियर एवं हुड, ये इसी पेटी में महत्वपूर्ण ज्वालामुखी हैं। और मध्य महाद्वीपीय प्लेट अभिसरण क्षेत्र में स्थित हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी देखा जाए तो आपको बताऊं कि जो स्ट्राम्बोली है, वेसुवियस है, एटना है, ईरान का देवमंद है, कोह सुल्तान है, काकेशस का एलबुर्ज है, और इंडोनेशिया का क्राकातुआ इस पेटी के महत्वपूर्ण ज्वालामुखी पर्वत हैं, याद रखना। उसके मध्य महाद्वीपीय पेटी के, किसके? मध्य महाद्वीपीय पेटी के। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 2 और 3। अब देखो, इसमें सूची फर्स्ट का सेकंड से मिलान करना है कि अत्यधिक गर्म, अत्यधिक ठंडा, अत्यधिक वर्षा, अत्यधिक सूखा। अत्यधिक वर्षा कहाँ होती है? बताओ, सबसे अधिक ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताओ। तो पता होगा, अत्यधिक जो वर्षा होती है चेरापूंजी और मासिनराम में होती है, मेघालय में होती है। इसमें देखा जाए तो सबसे अधिक वर्षा। और अत्यधिक वर्षा, अत्यधिक सूखा, अत्यधिक गर्म कौन सा है स्थान है इसमें? सबसे गर्म कौन सा है? गर्म दिमाग लगाओ, बताओ सबसे गर्म कौन सा है? तो बताऊं आपको कि इसमें सबसे गर्म जो स्थान है सहारा मरुस्थल है, क्योंकि मरुस्थल जहाँ पर होगा तो गर्म तो होगा ही। अत्यधिक वर्षा नहीं, मैंने ये गलत मिलान कर दिया आपके सामने, बोल कुछ रहा, टिक कुछ कर दी मैंने, कि अत्यधिक वर्षा होती है चेरापूंजी में, अत्यधिक गर्म है सहारा, और अत्यधिक ठंडा कहाँ है? अत्यधिक ठंडा है अंटार्कटिका, और अत्यधिक सूखा चिली में। तो इसका हो जाएगा ए का 4, बी का 2, बी का 3 और सी का 2 और डी का 1। तो इसका ऑप्शन भी ठीक है। आगे देखो, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा कौन से आर्टिकल के तहत? क्वेश्चन नंबर 41 के बारे में बताना है, 61 के बारे में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आर्टिकल 243 के अंतर्गत प्रावधान है पंचायतों का, याद रखना। और पंचायती राज का जो शुभारंभ हुआ था स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था, और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था, और राजस्थान के नागौर जिले में किया था। और इसको जो संविधान संशोधन हुआ था 73वां,
उससे संबंधित है ये पंचायती संविधान, और 74वां नगर पालिकाओं से, और ये पंचायतों से, ग्राम पंचायतों से, ठीक है। और संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 का से 9 तक अनुसूची 11 का प्रावधान किया गया है, भाग 9, ठीक है, समझ लेना इसे। आगे देखो, भारतीय संविधान में निम्नलिखित पदों में कौन सा क्रम सही है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त, राज्यों के मुख्यमंत्री, दोबारा देखो, भारत के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त और राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, राज्यों के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्यों के मुख्यमंत्री, मुख्य चुनाव आयुक्त और राज्यों के राज्यपाल, राज्यों के मुख्यमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त, और चौथा है इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त और राज्यों के मुख्य न्यायाधीश। तो इसमें जो संविधान में निम्नलिखित पद हैं, कौन सा क्रम सही है, ये पूछा है इसमें। यानी इसका ऑप्शन भी ठीक है, राज्यों के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यों के मुख्यमंत्री, मुख्य चुनाव आयुक्त। आगे देखो, भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पद खाली होने की स्थिति में जो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेगा वह है, कौन करेगा? ना राष्ट्रपति हो ना उपराष्ट्रपति हो, तो ये करेगा भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। आगे देखो, भारतीय संविधान में शामिल है कितने अनुच्छेद हैं, कितने भाग हैं और कितनी अनुसूचियां हैं भारत के संविधान में? तो जो भारत का वर्तमान में संविधान है उसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। जो मूल संविधान था उसमें 395 अनुच्छेद और उसमें भाग 22 थे और 10 अनुसूचियां थीं, नहीं 8 अनुसूचियां थीं उसमें। आगे देखो, राज्यसभा में होते हैं, राज्यसभा में क्या होता है इसमें से, ऑप्शन में से बताओ। राज्यसभा में क्या होता है इसमें से? क्वेश्चन नंबर 65 को बताना है आपको, बताओ आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर क्या होगा? तो इसके बारे में बताऊं, ऑप्शन सी सही है राज्यसभा के बारे में, कि इसमें 250 सदस्य होते हैं, यानी 250, जिसमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। अधिकतम संख्या कितनी होती है? 250, 250 होती है। आगे देखो, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, लोक लेखा समिति जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और मितव्ययता समिति, इन सभी के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। और जो लोक उद्यम समिति है वो भी पढ़ लेना अच्छे से, तीनों समितियों को। क्वेश्चन नंबर 66 में देखो, लोक लेखा जो समिति है अपनी रिपोर्ट जो पेश करती है वो लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत कर, लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है। किसको? लोकसभा अध्यक्ष को, यानी लोकसभा स्पीकर को। इसका सही जवाब है ये। और ये जो समिति होती है, लोक लेखा समिति जो होती है, इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, इसमें 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं, याद रखना। और 1967 में स्थापित की गई थी ये, नहीं 1967 में नहीं की गई, 1967 में तो ये कहा गया कि इसका तो जो अध्यक्ष बनेगा वो विपक्ष का बनेगा, ठीक है। और इसमें मंत्री शामिल नहीं होते हैं, और इसमें जो सदस्य का कार्यकाल होता है वो 1 वर्ष का होता है। और इस लोक लेखा समिति का जो गठन होना स्टार्ट हुआ था 1921 में हुआ था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के तहत शुरू हुआ था, ठीक है। और इसमें मंत्री, यानी इसमें मंत्री शामिल नहीं होते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। और एक और है प्राक्कलन समिति, इसी की बहन का ही, जुड़वा बहन ही कही जाती है, समझो 1950 से प्रारंभ हुई थी वो बनना। उसमें 30 सदस्य होते हैं प्राक्कलन में, और सबसे बड़ी समिति है वो अनुमान समिति भी कहा जाता है उसको, और 1 वर्ष कार्यकाल होता है और सभी लोकसभा के सदस्य होते हैं उसमें। और लोक उद्यम समिति और सार्वजनिक समिति ये तीसरी है, 1934 में बनी थी वो, कृष्णा मेनन समिति की सिफारिश पर। उसमें भी 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा। कार्यकाल तीनों का 1 वर्ष होता है, मंत्री किसी में भी शामिल नहीं होते हैं, याद रखना। आगे देखो, समाजवादी विचार करना है अब आप सभी को कि समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक और धर्मनिरपेक्ष, सही शब्दों को विचारानुक्रम में दीजिए। समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक या धर्मनिरपेक्ष।
देखो ये जो सभी शब्द दिए हुए हैं भारत की जो संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें दिए हुए हैं सभी। अगर आपने प्रस्तावना पढ़ी होगी और आपको याद होगा तो इस क्वेश्चन को आसानी से कर दोगे। चलो तो मैं आपको बता ही दूं फिर प्रस्तावना में क्या क्या दिया हुआ है, क्या प्रस्तावना कहती है। छोटी सी है प्रस्तावना, बोल करके सुना देता हूँ अच्छे से। कि देखो प्रस्तावना में कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति धर्म विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता या समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। देखो मैंने 10-15 बार तो रिवाइज की ही होगी अच्छे से, तो मुझे ये कंठस्थ याद हो गई है। जैसे हनुमान चालीसा ना याद हो जाती है उसी तरह से समझ लो, आप भी करोगे तो आपको भी याद हो जाएगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर देखा जाए तो प्रस्तावना में इन चारों बड़ों में तो इसमें सबसे पहले जो क्रम में आता है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न आता है। ठीक है, उसके बाद इसमें सब देखो लगा दूं मैं इसमें निशान कि सबसे पहले कौन सा आएगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। उसके बाद आएगा समाजवादी, समाजवादी दूसरे पर आएगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न इसमें सार्वभौमिक को समझ लो। ठीक है, पहले पर ये कर दो 3-2-3-1 आएगा पहले, 3 के बाद 1। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा इसमें, इन्हीं चारों वर्डों में पंथ निरपेक्ष आएगा, तीसरे स्थान पर लगा दो। ठीक है, फिर पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, और इसमें क्या दिया हुआ है, प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक कुछ भी बोल सकते हो, तो चौथे पर ये आएगा। तो इसमें आएगा 3-1-4-2, 3-1-4-2 देख लो। तो इसका ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल ठीक है, इसका ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 67 का बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है, 3-1-4-2। आगे देखो, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वो बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। किस आर्टिकल में कहा गया है ये, क्वेश्चन नंबर 68 में बताना है। तो देखो ये कहा गया है किसमें, आर्टिकल 355 में कहा गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे और प्रत्येक राज्य सरकार को इस संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करे। ठीक है, आपको पता होगा जो वो क्या बोलते हैं, वो जो नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है आर्टिकल 352 में, और राष्ट्रपति शासन 356 में, और वित्तीय आपातकाल ये 360 में। ये कभी भी नहीं लगा है, याद रखना। और ये जो 52 है ये 1962 में, 65 में, और आपका 71 में और 99, ये सभी टाइम में लग चुका है, याद रखना। पंचायतों के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, पंचायतों के चुनाव कराने हेतु किसके द्वारा निर्णय लिया जाता है। पंचायतों के जो चुनाव होते हैं याद रखना वो राज्य सरकार के द्वारा, यानी राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा नहीं, ऑप्शन भी सही है इसका, राज्य सरकार के द्वारा ही निर्णय लिया जाता है। जो पंचायत के चुनाव किए जाते हैं तो उसका निर्णय राज्य सरकार के द्वारा ही लिया जाता है। ठीक है, ऐसे समझ सकते हो कि स्थानीय शासन जो अनन्य रूप से राज्य का विषय है, आपको पता होगा, और इन विषयों पर जो अधिकार और दायित्व का सृजन करने के लिए जो विधि नहीं बनी है यानी संघ इस पर कोई विधि नहीं बना सकता है, और यह कह सकते हो कि पंचायती चुनाव का जो निर्णय किया जाता है वो राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची में आता है, समवर्ती सूची में कौन सा आता है, क्या कृषि, शिक्षा, पुलिस और रक्षा समवर्ती सूची में कौन से विषय आते हैं इसमें से, या कौन सा विषय है, एक विषय है आपको पता होगा, बताओ कौन सा है। तो 42वें संशोधन के द्वारा 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था आपको पता होगा 1976 में, उसके द्वारा 5 विषय जो थे वो समवर्ती सूची में शामिल कर दिए गए थे। तो उसी में से एक है ये शिक्षा, जो है शिक्षा ये समवर्ती सूची में आता है। ठीक है, शिक्षा जो है समवर्ती सूची में, याद रखना। निम्नलिखित में कौन सी विधियां भारत के लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण रखने के काम आती हैं।
देखो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आपके सामने। आज की क्लास में ये लास्ट क्वेश्चन रखता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है तो। कुछ समझने को मिला हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसी तरह के मैं डेली लाऊंगा। यानी ये समझ लो कि आज तो मैं कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं कल से थोड़ा स्पीड करूँगा। आपको जो समझाने की कोशिश करता हूँ वो थोड़ी शॉर्ट रखूँगा और क्वेश्चन स्पीड से करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आपको प्रैक्टिस सेट से करने से मतलब है, आपके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हों वो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये समझो ये लास्ट क्वेश्चन है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नहीं किया है तो अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दो, क्योंकि उन्हें भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। और ये अरिहंत का इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट है, अपने आप में पहचान है। ये क्वेश्चन में एग्जाम में अधिक से अधिक यही पैटर्न आने की संभावना अधिक रहती है, ठीक है। देखो वैसे तो कोई पब्लिकेशन जो है सेम टू सेम छाप नहीं सकता है, लेकिन कोशिश तो सभी करते हैं। बस ये